हेलो, कैसे हो? शानदार। शानदार ही रहना चाहिए। दो पेपर आपके हो चुके हैं और मुझे लगता है कि शानदार गए होंगे, एकदम झकाझक। और अगर मान लो थोड़ा बहुत एक आध एक पेपर ऊपर नीचे थोड़ा सा हो भी गया हो, दो चार नंबर कम आ रहे हो, तो डरने की जरूरत नहीं है। आगे आने वाले और पेपर बचे हुए, उनमें मेहनत कीजिए और उनकी भरपाई कीजिए। परेशान होने से कुछ नहीं होगा। और क्या करना आपने को, सिर्फ अच्छे से पढ़ाई करनी है। फिजिक्स में एक वीडियो डाला था जो चूंकि इंग्लिश मीडियम में चला गया, प्रॉपर इंग्लिश मीडियम, उसमें हिंदी मीडियम की बात नहीं हुई, तो बच्चों ने कमेंट करके नीचे कहा कि सर हिंदी मीडियम में भी डाल दीजिए। तो आज मैंने, आप सोचिए कितनी मेहनत की, आज मुझे राहुल सर की कमी महसूस हो रही है। अगर वो होते तो वो इंग्लिश मीडियम को हिंदी मीडियम में एक साथ पढ़ा देते। उन्होंने बेचारों ने कोशिश भी की, उन्होंने 1-1.5 घंटे वीडियो बनाया, लेकिन बाई फॉल्ट टेक्निकल इश्यू के कारण वो वीडियो अच्छे से नहीं बन पाया, तो उनका अपलोड नहीं कर पाया। तो उनकी अनुपस्थिति में मुझे और अजय सर को फिजिक्स का वीडियो आप तक पहुंचाना पड़ रहा है। अजय सर ने इंग्लिश मीडियम में पहुंचा दिया और मैं आपको हिंदी मीडियम में, ये अपने हाथों से हमारे यहाँ ज्योति काम करती है बाल के, उसने बड़ी मेहनत से हम लोगों ने लिखा है इसको बोर्ड पर। चलिए बिना किसी देरी किए, आपका समय कीमती है तो हम शुरू करते हैं। फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हर यूनिट में एवरेज 5-5, 6-6 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर पढ़ लीजिए। ठीक, बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं या जो आप तक पहुंचाए जा रहे हैं, वो बड़ी मेहनत के बाद आ रहे हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला, इलेक्ट्रिक चार्ज एवं इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी आवेश और चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय विद्युतीय आवेश और विद्युतीय क्षेत्र। इस वाले पहले टॉपिक से पहला क्वेश्चन है, आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं। ठीक, दूसरा है आवेश का संरक्षण सिद्धांत किसे कहते हैं। तीसरा है कूलाम का नियम क्या है। चौथा है विद्युत बल रेखाओं के गुण किस लिखिए। और पांचवा है गॉस की प्रमेय। ठीक, तो ये 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से। अभी इनको अच्छे से टिक कर लीजिए और इनको पढ़ लीजिए। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, आप भी हमारे ऊपर हमारा सहयोग कर रहे हो, हमारे ऊपर प्यार मोहब्बत लौटा रहे हो, उसका रिजल्ट हमारे चैनल पर देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे 1000 के आसपास पहुंच रहे हैं अपन, ऐसे ही बनाए रखो, लोगों तक भी पहुंचाओ। ठीक, ये हो गया आपका पहला यूनिट। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज, ये खाली पेज हो गया है, जरूरत नहीं थी। अगला है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, यानी विभव, और कैपेसिटेंस यानी संधारित्र। ठीक, तो दूसरे वाले टॉपिक से आपको मिलेगा चालक की धारिता किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है गोलीय चालक के प्रत्येक बिंदु पर चालक समान होता है, पर विभव समान होता है, क्यों। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसके गुण बताइए। सिद्ध कीजिए कि विद्युतीय द्विध्रुव की अनुप्रस्थ स्थिति में किसी बिंदु पर विभव शून्य होता है। ठीक, ये 5-4 क्वेश्चन है, इनको टिक कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आप बेस्ट समझते हो वो काम कर लीजिए। ठीक है, या तो आपके पास जो मटेरियल है उसमें सीधे सीधे जैसे मैंने पढ़े वैसे वैसे टिक कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट, श्रेणी क्रम में जुड़े 3 संधारित्रों के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। श्रेणी क्रम में हो या फिर समांतर क्रम में, इन दोनों क्रम में से आ सकता है। ठीक है, तो इन दोनों को आप पढ़ लेना। नेक्स्ट, फिर आए विद्युत, धारा विद्युत। धारा विद्युत में से आपको देखो 4 क्वेश्चन आप लिखे। ओम का नियम क्या है, पहला। अगला, अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। ठीक, ईएमएफ, ईएमएफ का पूरा मतलब होता है विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर में अंतर। चौथा है सेल का आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, यानी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। ठीक, 4 क्वेश्चन ये छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे मतलब 2 नंबर के हिसाब से। अब इसी में आपको थोड़े बड़े क्वेश्चंस मिलेंगे 5 नंबर के हिसाब से, थोड़े से बड़े मार्क्स के हिसाब से। सेल के आंतरिक प्रतिरोध, ईएमएफ मतलब विद्युत वाहक बल तथा बाह्य प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए, यानी स्मॉल आर, कैपिटल आर और वी, इन तीनों के बीच में आपको रिलेशन स्थापित करना है। किरचॉफ का नियम है वो आपको लिखना है। व्हीटस्टोन सेतु क्या है, इसे आपको समझाना है। विशिष्ट प्रतिरोध तथा प्रतिरोध में अंतर क्या है, ये आपको अंतर याद करना है। और अगला है प्रतिरोध का संयोजन। प्रतिरोध का संयोजन यानी इसमें भी आपको दोनों लिखना है, श्रेणी और समांतर। ठीक है, श्रेणी और समांतर यानी दोनों संयोजनों को आप एक एक बार ढंग से देख लीजिए। ये दोनों का ये टॉपिक हो गया आपका किसका, धारा विद्युत में। इसके पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस थे और ये थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन है 5 नंबर के हिसाब से। ठीक है,
नेक्स्ट, अब आते हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, मूविंग चार्ज का मतलब होता है, मैग्नेटिज्म मतलब विद्युत, सॉरी चुंबक, चुंबकत्व, और मूविंग चार्ज मतलब होता है घूमने वाला आवेश। ठीक है, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। बाएं हाथ का नियम ये इंपॉर्टेंट हाथ का नियम, ये हथेली का नियम है, तो दोनों को पढ़ लेना है। बायो-सैवर्ट का नियम ये आपको पढ़ना है। एम्पियर के परिपथ का नियम, परिपति का नियम ये भी पढ़ना है, और संट कैसे कहते हैं ये पढ़ना। तो इस यूनिट में आप देखोगे तो नियम नियम है, ये आपके सर ने जहां भी आप कोचिंग्स पढ़ते होंगे या जिस जो भी आपके पास मटेरियल है, इस यूनिट में आपके पास ये नियम बहुत अच्छे से होने चाहिए, और ये आते ही आते, हर साल आते हैं। ठीक, इनमें से कोई ना कोई आता है, मतलब ये। ठीक है, नेक्स्ट, अमीटर या वोल्ट मीटर में अंतर लिखिए, और कुंडली धारा मापी की विशेषता लिखिए। ठीक है, चल कुंडली धारा मापी, सॉरी चल कुंडली धारा मापी की विशेषता लिखिए। तो इतने क्वेश्चंस आपके किसमें से, चुंबकत्व वाले पार्ट में से। दो ये हैं और इसके पहले वाले भी 4। नेक्स्ट, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, यानी चुंबक और द्रव्य यानी पदार्थ। तो चुंबकत्व और पदार्थ, इसमें यदि देखा जाए, ये पार्ट का नाम लिख दिया गया है, चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, ये चुंबकीय चुंबकीय रेखाओं का गुण है, और वो एक दूसरे को क्यों नहीं काटती ये आपको बताना है। निम्न को समझाइए, क्या क्या समझाना है। अनुचुंबकीय किसे कहते हैं, ठीक है, प्रतिचुंबकीय किसे कहते हैं, लोह चुंबकीय किसे कहते हैं। कभी कभी इनमें अंतर भी आ जाएगा, अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय में अंतर लिखिए। ठीक है, चुंबकीय प्रवृत्ति किसे कहते हैं, चुंबकीय आघूर्ण किसे कहते हैं। ये 2-2 नंबर के हिसाब से छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, आपके पास नोट्स में लिखी होंगी, कहीं पर भी जहां पर भी आपको मिले ये छोटी छोटी परिभाषाएं आप जरूर पढ़ के जाएं। अगला, चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं, इसके गुण। चुंबकीय बल रेखा क्या होती है और इनके 3-4 गुण होते हैं, वो आपको अच्छे से पढ़ने। ठीक है, मैं बिना किसी देरी के बहुत जल्दी फास्ट इसीलिए कर रहा हूं ताकि आपका समय बच सके और आप कम से कम समय में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक कर सके। ठीक है, अगला देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में निम्न को समझाइए 2 नंबर के हिसाब से। पहले, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, ठीक है, लेंस का नियम क्या है, अन्योन्य प्रेरण किसे कहते हैं, स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं, और अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होता है। ठीक, ये क्वेश्चंस 2 नंबर के हिसाब से। अगर मान लो अगर अपन आगे बढ़े तो इसमें कुछ बड़े क्वेश्चंस बनते हैं जो 5 नंबर के हिसाब से आ सकते हैं, 3-4 नंबर के हिसाब से आ सकते हैं, जिस यूनिट्स में जैसे आता था। नेक्स्ट, लेंज के नियम की सहायता से प्रेरित धारा की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं, ये लेंज के नियम का प्रयोग एक हो गया। अगला सिद्ध कीजिए U = 1/2 Li0² ये समीकरण आपका होगा, जहां पर भी उस पर टिक कर लीजिए। लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व हेतु व्यंजक, यानी एक लंबी परिनालिका के लिए आपको क्या बताना है, व्यंजक स्थापित करना, पूरा का पूरा 5 नंबर के हिसाब से। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक क्षण के शिरों में प्रेरित विद्युत वाहक बल हेतु व्यंजक, यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र वाले गतिमान चालक क्षण में, यानी चालक क्षण जो होती है उसके लिए आपको किसका बल निकालना, प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक निकालना है। ठीक है, मुझे लग रहा है आप फटाफट टिक कर रहे होगे ना, करते रहिए। प्रति में स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इतना गैप मैं आपको दे रहा हूं कि आप बीच में स्क्रीनशॉट आराम से ले पाएंगे। ठीक, आगे देखिए, प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिव करंट में आप जाओगे तो पहले 2-2 नंबर के हिसाब से देखिए। वर्ग माध्य मूल मान किसे कहते हैं, प्रतिघात और प्रतिबाधा क्या है, बाटहीन धारा किसे कहते हैं, उच्चाई एवं अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या अंतर है, प्रत्यावर्ती और दिष्ट धारा में क्या अंतर है। ठीक है, निम्न के कारण बताइए। ये 2 नंबर के हिसाब से ये रीजन बताने हैं कि ऐसा क्यों होता है। पहला, ट्रांसफार्मर में डीसी वोल्टेज ही प्रयोग क्यों करते हैं, डीसी वोल्टेज प्रयोग नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं। अगला है, प्रत्यावर्ती धारा के चुंबकीय और रासायनिक प्रभाव शून्य होते हैं क्यों, यानी प्रत्यावर्ती धारा के चुंबकीय और रासायनिक प्रभाव शून्य क्यों होते हैं, ये आपको बताना है। तो 2 रीजनल क्वेश्चन है, बाकी के छोटे छोटे आपको समझाना है। ठीक है, नेक्स्ट, अल्टरनेटिव करंट में ये थोड़े से बड़े क्वेश्चन है। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक संधारित्र लगा हुआ है, ठीक, और परिपथ का आरेख बना करके धारा कलांतर और धारा परिघात, ठीक है, ये 3 चीजें निकालनी है। कभी कभी यहाँ पर परिपथ की जगह पर वो रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध दे देता है, तो प्रतिरोध में भी आपको फिर ये तीनों चीजें
निकालनी पड़ेंगी। ऐसे ही ट्रांसफॉर्मर का वर्णन करना है, चित्र बनाना है, सिद्धांत बनाना है और ऊर्जा क्षय निकालना है। ठीक है। और एलसी परिपथ, एक आरएलसी, एलसी, ये परिपथ होते हैं, इनमें से एलसी परिपथ को आपको अच्छे से वर्णन करना है, एलसी अनुनादी परिपथ को। ठीक है। ये क्वेश्चंस हम बता रहे हैं, फिजिक्स में हमारे साथ हमारे बंधु मित्र पढ़ाते हैं, उनकी सहायता से आप तक पहुंच पा रहे हैं, उनकी अनुपस्थिति में। ये हम बीच बीच में बोल रहे हैं, हमें कभी भी क्रेडिट लेने में हम कभी भी ऐसा नहीं रहते कि जो मेहनत, हाँ हमने इतनी मेहनत की है कि इसके पहले की पीडीएफ हमने खुद टाइप करवाई थी, ये पीडीएफ पूरी हाथों से हमने इस पर लिखवाई है, ये हमारी मेहनत है। और हम बोल करके समय से अपना पूरी दुनियादारी की जिंदगी में से छोड़ के आपके लिए समय लेकर के आ रहे हैं, इतना अच्छा सेटअप करके आप तक पहुंचा रहे हैं, ये हमारी व्यक्तिगत मेहनत है। तो इसका क्रेडिट हमें चाहिए, हम इसका क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते कि ये क्वेश्चन हमने आपके लिए दिए, ये क्वेश्चन टिक राहुल सर ने किए थे, हम पहुंचा आपके पास है। ठीक है। हाँ, अगला रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिकी यंत्र। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस, निम्न को समझाइए, यानी अपवर्तनांक, स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, वर्ण विक्षेपण क्या होता है, आवर्धन क्षमता क्या होती है, लेंस की क्षमता क्या होती है, प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है 2-2 नंबर के हिसाब से। अगला, निम्न के कारण बताइए, तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं। अगला, सूर्यास्त को सूर्य उदय के समय पर सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। कभी कभी आपने क्वेश्चन देखा होगा, समुद्र नीला क्यों दिखाई देता है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। इन सब का कारण अपवर्तन होता है, आपने अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गए। चलिए ठीक, नेक्स्ट, प्रकाश के अपवर्तन से, ये थोड़े बड़े क्वेश्चन है। प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके नियम लिखो। ठीक है, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या होता है, वो लगभग यही होता है। ठीक, अगला, सिद्ध कीजिए कि अवतल दर्पण के लिए F बराबर R/2 होता है। ठीक, यानी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में आपको संबंध स्थापित करना है। दर्पण समीकरण को सिद्ध कीजिए। ठीक, अगला, सिद्ध कीजिए कि A म्यू W इंटू W म्यू G इंटू G म्यू A इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये अपवर्तनांक होते हैं, उनके आपस में इंटू कर देते हैं तो क्रॉस होकर के एक दूसरे से कट जाता है, तो आंसर बनाता है। ये आपने पढ़ा होगा अच्छे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बिना किसी देरी के, लेंस सूत्र क्या है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करने का व्यंजक, यानी प्रिज्म से जो अपवर्तन होता है वो घटना बतानी है पूरी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आपको वर्णन करना है। तो इतना आपको किसमें पढ़ना है, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में पढ़ना है। ठीक है, यानी किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिकी यंत्र। ये बीच में ब्लैंक पेजेस आ गए। अगला है तरंग प्रकाशिकी, यानी वेव ऑप्टिक्स। इसमें क्या है, निम्न को समझाइए। पहला, व्यतिकरण क्या है, विवर्तन क्या है। या तो अलग अलग पूछ सकते हैं या इसमें अंतर पूछ सकते हैं। ठीक, प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है, पोलेरॉइड किसे कहते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हो गए। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, ये छोटे छोटे 2 नंबर के हिसाब से हो गए। अगला है, निम्न के कारण बताओ, किसका कारण बताएं, नीचे देखिए, अनुदैर्घ्य तरंगे में ध्रुवण क्यों नहीं होता, पहला। दूसरा, साबुन का बुलबुला रंगीन क्यों दिखाई देता है। ठीक है, तीसरा, प्रकाश तरंगे ध्रुवित हो सकती हैं किंतु ध्वनि तरंगे नहीं होती, ऐसा क्या है। तो ये 3 कारण वाले क्वेश्चन है। और हाइजेन का सिद्धांत, हाइजेन का सिद्धांत क्या है, ये आपको टिक करना है इस क्वेश्चन, इस टॉपिक में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डुअल नेचर, यानी द्वैती प्रकृति, किसकी, किरण की और पदार्थ की, यानी किरण और पदार्थ की द्वैती प्रकृति है। पहला है, निम्न को समझाइए, देहली आवृत्ति, तापायनिक उत्सर्जन और फोटोन, ये सबको पीछे लगा दीजिए, किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आप क्या समझते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। डी ब्रोगली तरंगें क्या होती हैं, इसका समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव संबंधी आइंस्टीन का समीकरण आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये आपका थोड़े से बड़े क्वेश्चन हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एटम। एटम यानी ये छोटा सा टॉपिक है, 10th में भी है, 11th में भी है, अब आपको फिजिक्स में भी पहुंच गए, ये केमिस्ट्री का टॉपिक है। या रदरफोर्ड का
मॉडल, एक बोर का मॉडल होता है और रदरफोर्ड का मॉडल। ये दोनों मॉडल ठीक ठाक से पढ़ लेना। बोर के क्वांटम प्रतिबंध और आवृत्ति प्रतिबंध किसे कहते हैं? बोर के परमाणु मॉडल की प्रमुख अवधारणा, उत्तेजन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? ठीक है, परमाणु इलेक्ट्रॉन स्थिर हो सकता है क्यों? यदि, ये आगे लिखा हुआ है, यदि परमाणु इलेक्ट्रॉन स्थिर हो तो क्या होगा? कारण बताना है कि यदि परमाणु का इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा तो क्या होगा। और बोर के कक्ष को स्थायी कक्ष क्यों कहते हैं? यानी बोर के कक्ष को स्थायी कक्ष क्यों माना जाता है, ये आपको किसमें बताना है? एटम में बताना है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, 2 मॉडल है, 2-3 रीजनल क्वेश्चन है, आसानी से याद हो जाएंगे। बहुत आसान टॉपिक है ये। ठीक है, नेक्स्ट, न्यूक्लियस यानी नाभिक। नाभिक में आप जाओगे तो आपको देखेंगे समस्थानिक, संभारिक, इन दोनों में अंतर भी आ सकता है, इन दोनों की परिभाषा आ सकती है, इन दोनों के उदाहरण पूछ सकते हैं। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, दोनों में अंतर आ सकता है, दोनों की परिभाषा आ सकती है, उदाहरण पूछ सकते हैं। क्षय नियतांक किसे कहते हैं? रेडियो एक्टिविटी से आप क्या समझते हैं? छोटे छोटे क्वेश्चन एकदम जरा जरा से। तापीय न्यूट्रॉन किसे कहते हैं? ठीक, तो ये छोटे छोटे हो गए। अगला, निम्न के कारण बताइए। कौन कौन से? 2 कारण छांटे हैं मैंने। नाभिकीय रिएक्टर, ये बाकी कुछ यूनिटों में मैंने अपने हिसाब से भी 2-4 क्वेश्चन टिक किए हैं, अच्छा लगेगा देखना, इनमें से आ जाएंगे। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल मंदक की तरह प्रयुक्त होता है क्यों? यानी भारी जल को नाभिकीय रिएक्टर में क्यों यूज करते हैं? और अगला है, नाभिकीय विखंडन में केवल न्यूट्रॉन ही प्रयुक्त होता है क्यों? यानी केवल न्यूट्रॉन को यूज क्यों करते हैं? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये इतने सारे क्वेश्चन आपको कहां से टिक करने? नाभिक से टिक करने। ठीक है, ये है आखिरी चैप्टर। आखिरी को बताने से पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि हम लगातार आपके लिए लगे हुए हैं, और आप बिल्कुल ऐसा नहीं सोच सकते कि आपके पेपर के बाद हम आपके काम के नहीं आएंगे। आपके पेपर के बाद भी आपके मुताबिक वीडियोस आप तक पहुंचते रहेंगे। आपको कॉलेज में क्या करना है, कॉलेज में कैसे पढ़ना है, कौन से कोर्सेज ज्वाइन करें, उसमें भी अगर आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है तो मेरे चैनल पर सब चीज, मतलब सबके सर जो है, अब वो वाकई सबके सर की तरह बिहेव करने लगा है चैनल। ठीक, उस पर हर चीज आपको मिलने वाली, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हो, चाहे 8-9 से लेकर के पीएससी तक के मटेरियल, जितना हमसे बनता है उतना। हम ये दावा नहीं कर रहे हैं कि हम आपको सारी दुनिया ही दे देंगे फ्री में, नहीं, लेकिन जितना कोशिश करेंगे कि आपको हर फील्ड का नॉलेज मिलेगा, हर फील्ड का नॉलेज। और लगातार वीडियोस जब तक संभव है हमसे, तब तक आप तक पहुंचते रहेंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं ये बात, नहीं तो आप पेपर होने के बाद आप हमसे फुर्सत हो जाओ, बोले अब तो सबके सर की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम आपके काम के हैं और काम के बने रहेंगे, बस आपका सहयोग हमें मिलता रहे। हम बहुत जल्दी हमारे चैनल के 1000 से 2000 लोगों की संख्या हम तक पहुंचे और हम लोगों तक पहुंचे, ये इतनी सी चाहत है। इसमें आप अपना योगदान दीजिए, अपना सहयोग दीजिए, और हाँ, कमेंट किया करो। आप कमेंट नहीं करते, 2-3 कमेंट करने में कितना समय लगता है? 1 मिनट भी नहीं लगती, थोड़ा सा कर दिया करो, अच्छा लगता है। ठीक है, बाकी का लास्ट टॉपिक, निम्न को समझाइए। लॉजिक गेट किसे कहते हैं? पीएन संधि डायोड क्या होता है? एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालक क्या होते हैं? और इनमें अंतर भी पूछा जाएगा तो भी आपको लिखना है। ठीक है, अनावृत आवेश से आप क्या समझते हैं? डोपिंग किसे कहते हैं? ठीक, नोर गेट से एन गेट और नंद गेट से और गेट, ये आपको कन्वर्जन करना है। और निज और बाह्य अर्धचालक किसे कहते हैं, ये आपको परिभाषित करना है। ठीक, तो दोस्तों इतने सारे क्वेश्चंस थे फिजिक्स में। आपकी डिमांड पर आपने 3-4 कुछ बच्चों ने मैसेज किए, उतने से नहीं मैंने ये वीडियो बनाया। वीडियो बनाने में मुझे नगद 3 घंटे लगे, ईमानदारी से बता रहा हूँ। पहले मैंने पूरी अंग्रेजी की हिंदी की, फिर मैंने बोर्ड पर हाथ से लिखा, फिर आपको डिलीवर कर रहा हूँ। तो मेहनत तो हो ही रही है अच्छी खासी, और हम सिर्फ इसीलिए करना चाहते हैं कि आपका रिजल्ट बहुत शानदार बने, और गारंटी से बनने वाला है। मैं बार बार फिर से ये बात को रोटेट कर रहा हूँ छोटा सा समय लेकर के, कि यदि आपके किसी पेपर में 1-2 नंबर, 4-6 नंबर, 10-5 नंबर थोड़े से कम हो रहे हैं, तो उससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है दोस्त। क्योंकि एक पेपर से पूरा रिजल्ट नहीं मिलता, सबसे बनता। एक में गड़बड़ हुई तो और चीजों को सुधार लीजिए। ठीक है, ये रेले जैसा मामला है। रेले रेस में अगर एक थोड़ा धीमे दौड़ता है तो बाकी के लोग तेज दौड़ लेते हैं। ठीक है, ये जिंदगी की परीक्षा नहीं है, महज एक परीक्षा है, उसको आनंद के साथ दीजिए। कुछ पेपर हो गए, कुछ पेपर और बचे, ऐसा करिए मस्त। बीच में होली आ रही है, रंग उड़ाओ, आराम से गुलाल लगाओ, मस्त रहो, और हमसे आपका तालमेल बना रहे।
ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, आपको पावर दे, हिम्मत दे और आपके एग्जाम्स बहुत प्यारे जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू सो मच। जय हिंद।